हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम इंट्रोडक्शन है। इसके पहले हम दोस्तों लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा चौथा है। हम दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में पढ़ रहे थे कि मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। हमने मृदा का वर्गीकरण में पढ़ा था, पहले भूवैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ा था। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हम मृदा का वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ रहे थे और हमें क्या पढ़ना है। तो हमारा जो था मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। हमने मृदा का वर्गीकरण 2 आधार पर पढ़ा था। एक आधार पर पढ़ा था हमने दोस्तों भूवैज्ञानिक मतलब दोस्तों जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण इसके आधार पर एक होता है और दूसरा होता है इंजीनियर के अनुसार। दूसरा होता है इंजीनियर के अनुसार वर्गीकरण। तो हमारे 2 प्रकार से होते हैं मृदा का वर्गीकरण। पहला होता है मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण और दूसरा होता है इंजीनियर के आधार पर। मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों रेजिडुअल सॉइल, उसको हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट मृदा। हिंदी में क्या कहते हैं? अवशिष्ट मृदा। हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट मृदा। इंग्लिश में कहें तो रेजिडुअल सॉइल। और दूसरा कहते हैं स्थानांतरित मृदा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो इंजीनियर के अनुसार होता है ये हमारा 2 होता है। पहला होता है हमारा दोस्तों ये इंजीनियर के अनुसार कितने होते हैं? इंजीनियर के अनुसार हमारा 3 होता है ससंजनहीन। पहला होता है ससंजनहीन मृदाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोहेजनलेस सॉइल। और जो दूसरा हमारा है ससंजक मृदाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोहेजिव सॉइल। और तीसरा है हमारा दोस्तों कोलाइड। तीसरा क्या है? कोलाइड्स। हिंदी में भी कोलाइड्स कहते हैं। तो हमारा मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? हम 2 आधार पे पढ़ते हैं। पहले भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, इसके आधार पे होता है 2 होता है रेजिडुअल सॉइल और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और इंजीनियर के अनुसार होता है 3 होता है। पहला होता है कोहेजनलेस और दूसरा होता है कोहेजिव सॉइल और तीसरा होता है कोलाइड। दोस्तों, हमने मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम इंजीनियर के अनुसार
पढ़ेंगे तीनों, कोहेजनलेस और कोहेसिव और कोलाइड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं संसंजनहीन मृदाएं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमारी हेडिंग होगी संसंजनहीन मृदाएं। संसंजनहीन मृदाएं, संसंजनहीन मृदाएं, संसंजनहीन मृदाएं, संसंजनहीन मृदाएं। इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं इसको कोहेजनलेस सॉइल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोहेजनलेस सॉइल। तो समझते हैं कि हमारा कोहेजनलेस सॉइल क्या होता है। ये वो मृदाएं हैं, ये वो मृदाएं हैं जिनमें यदि जल की मात्रा मिलाकर उसको इच्छित आकार देना चाहें तो इन्हें मन चाहे आकार में नहीं ढाल सकते हैं। इनके कारण अपेक्षाकृत बड़े साइज के होते हैं तथा सम आकार के होते हैं। इन्हें संसंजन कोहेजन का अभाव होता है। कोहेजन मतलब चिपकने का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल दोस्तों है हमारा, इसका होता है ग्रेवेल मतलब बजरी और सैंड मतलब बालू होता है। तो इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण दोस्तों होता है ग्रेवेल और सैंड होता है। तो सबसे पहला क्या होता है? संसंजनहीन मृदाएं क्या होती हैं? ये वो मृदाएं होती हैं जिनमें जल की मात्रा मिलाकर उसको इच्छित आकार देना चाहें तो उन्हें मन चाहे आकार में नहीं ढाला जा सकता है। इनके कण अपेक्षाकृत बड़े साइज के होते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? सैंड है। सैंड में हम यदि पानी मिलाएंगे और उसको हम दोस्तों हथेली से या फिर उंगली से इधर उधर करेंगे तो वो जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा, उसके आकार में कोई चेंज नहीं होता है। और इनका आकार कैसा होता है? सम आकार होता है, मतलब कुछ में कुछ उसकी आकार होती है। और फिर इसमें क्या होता है? इसमें संसंजन ही मतलब चिपकने का अभाव होता है। एक दूसरे से आप देख लेंगे बालू के कण कभी चिपके नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं।
तो ससंजनहीन मृदाएं क्या होती है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम दूसरा देखेंगे, पहले ससंजनहीन मृदाएं देख लिए, दूसरा हम देखेंगे ससंजक मृदा। दूसरा हमारा क्या है, ससंजक मृदा। ससंजक मृदा को इंग्लिश में कहते हैं कोहेजिव सॉइल कहते हैं, कोहेजिव सॉइल कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये कोहेजिव सॉइल क्या होता है। ये वे मृदाएं हैं, ये वे मृदाएं हैं जिनमें कुछ जल की मात्रा मिलाकर किसी रूप में ढाला जाए तो आसानी से ये वे रूप लेती हैं। मतलब ढाला जाए तो वो आसानी से वे रूप ले लेती हैं, जिस आकार में हमको ढालना होता है उस रूप में हमारी ले लेती है उसका आकार। इनके कण अपेक्षाकृत छोटे साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। मतलब ये वो मृदाएं होती हैं जिनमें कुछ जल की मात्रा मिलाकर किसी रूप में ढाला जाए तो वो आसानी से उस रूप में वे रूप ले लेती है। इनके कण कैसे होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इनको, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, इनको द्वितीय खनिज सेकेंडरी मिनरल्स कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको खनिज सेकेंडरी मिनरल्स कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी मिनरल्स किसे कहा जाता है, ससंजक मृदाएं को कहा जाता है। तथा ये चट्टानों के रासायनिक अपक्षरण के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं, रासायनिक अपक्षय के कारण बनते हैं। एग्जाम्पल इसका जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों क्ले होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं चिकनी मिट्टी। इसको आप दोस्तों जानते होंगे ग्रामीण वाले कि चिकनी मिट्टी जो हमारी होती है इसको तालाब में पाई जाती है। चिकनी मिट्टी इसका उदाहरण है। इसमें ससंजक गुण मतलब चिपकने का गुण ज़्यादा पाया जाता है। आप जब चिकनी मिट्टी लेंगे, क्ले को लेंगे, तो उसको चाहे जिस आकार में ढाल देंगे वो ढल जाएगा, क्योंकि वो बहुत मुलायम होती है। तो ये ससंजक मृदा क्या होती है, मतलब जिनको किन्हीं जिस आकार में ढालना हो हम ढाल सकते हैं, वो ससंजक मृदा कोहेजिव सॉइल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है दोस्तों, क्ले होता है मतलब मिट्टी होती है। अब दोस्तों हम
तीसरा देखेंगे जो हमारा है, हम पढ़ रहे हैं इंजीनियर के अनुसार जो वर्गीकरण होता है उसको हम देख रहे हैं। तीसरा हमारा है कोलाइड्स है। तीसरा क्या है? कोलाइड्स है। तीसरा क्या है? कोलाइड्स है। इंग्लिश में कोलाइड्स ही कहते हैं। देखते हैं कि कोलाइड्स क्या होता है। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म कण के होते हैं। इन कणों का साइज क्ले पार्टिकल्स के साइज 2 × 10⁻³ mm से कम होता है। मतलब जो क्ले का पार्टिकल होता है उसका साइज हमारा कितना होता है? 2 × 10⁻³ mm होता है। उससे इनका कम होता है। कोलाइड्स का उतना होता है। तो ये था दोस्तों कोलाइड। हमने दोस्तों पहला हमने ससंजनहीन मृदाएं देखा। ये वो मृदाएं होती हैं जिनमें यदि जल की मात्रा मिलाकर इसको इच्छित आकार में देना चाहें तो इन्हें मन चाहे आकार में नहीं ढाला जा सकता। इसका उदाहरण क्या है? बालू है या फिर ग्रेवल है। फिर है इसका उदाहरण ससंजक मृदाएं। ये वो मृदाएं होती हैं जिनमें जल की मात्रा मिलाकर किसी रूप में ढाला जाए तो आसानी से ढाल सकते हैं। इनके कण अपेक्षाकृत छोटे साइज के होते हैं। इनको द्वितीय खनिज सेकेंडरी मिलेज कहा जाता है तथा ये चट्टानों के रासायनिक अपक्षरण के बनते हैं। एग्जाम्पल इसका हमारा क्ले चिकनी मिट्टी होता है। और तीसरा हमारा है कोलाइड्स है। ये अत्यंत सूक्ष्म कण के होते हैं। इन कणों का साइज क्ले पार्टिकल साइज के 2⁻10⁻³ mm से कम होता है। अब दोस्तों ये हमारा मृदा का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल समाप्त होता है। अब अगला जो हम टॉपिक देखेंगे मृदा की संरचना देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा मृदा की संरचना होगा, इसको देखेंगे। तो दोस्तों हेडिंग डालते हैं हमारा मृदा की संरचना। मृदा की संरचना, मृदा की संरचना इसको कहें इंग्लिश में तो सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर ये हमारा टॉपिक है। तो मृदा संरचना हमारी निम्न 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? मृदा संरचना निम्न 3 प्रकार की होती है। निम्न 3 प्रकार की होती है। निम्न 3 प्रकार की होती है। पहला होता है एकल कड़ी संरचना। एकल कड़ी संरचना हिंदी में कहते हैं सिंगल ग्रेनेड स्ट्रक्चर। ये हमारा सबसे पहला है एकल कड़ी संरचना, सिंगल ग्रेड। फिर है दूसरा है हमारा दोस्तों, दूसरा है मधुमक्खी छत्ता संरचना। मधुमक्खी छत्ता संरचना इसको कहते हैं हनी कॉम्बेड स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? हनी कॉम्ब्ड स्ट्रक्चर, मधुमक्खी छत्ता संरचना। और इसी प्रकार तीसरा होता है गुच्छेदार संरचना। गुच्छेदार संरचना इसको कहते हैं फ्लोकुलेंट
फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। तो फिर देखते हैं ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, एकल कोड़ी संरचना क्या होता है, मधुमक्खी छत्ता संरचना क्या होता है, इन सब को हम देखते हैं। तीनों संरचना का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और दोस्तों हम समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और जिससे आपको समझ में ज़रूर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं एकल कड़ी संरचना। हमारी हेडिंग होगी एकल कड़ी संरचना। एकल कड़ी संरचना। एकल कड़ी संरचना इंग्लिश में कहें तो सिंगल ग्रेनेड स्ट्रक्चर। तो इसको समझते हैं ये हमारा क्या होता है। एकल कड़ी या समान कड़ी संरचना सबसे सरल है। मतलब इसको एकल कड़ी कहें या फिर कड़ी संरचना कहें, इसका नाम एक ही है और यह सबसे सरल है। इनमें समान आकार के गोलाकार कणों की व्यवस्था होती है। इनमें कैसे होती है? गोलाकार कणों की व्यवस्था होती है। इनका मतलब जो कण होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। इन कणों में कोई आकर्षण नहीं होता। कोई आकर्षण नहीं होता है। यह संरचना ससंजनहीन कणों में पाई जाती है। यह जो संरचना होती है कैसे पाई जाती है? ससंजनहीन कणों में पाई जाती है। ससंजनहीन कणों का उदाहरण क्या होता है? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या होता है? सैंड होता है और ग्रेवल होता है। सैंड और ग्रेवल, इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल हमारा सैंड और ग्रेवल है। इसमें आप देखेंगे क्या होता है, इनका जो आकार होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। सैंड जो होता है उसका कैसा आकार होता है? गोलाकार होता है। इसमें कोई आकर्षण गुण नहीं पाया जाता। आप देखते होंगे कि जो सैंड के जो कण होते हैं, मतलब बालू के जो कण होते हैं, एक दूसरे से चिपके नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल रेत, सैंड एवं ग्रेवल है। तो दोस्तों इसका चित्र देख लेते हैं। ये हमारा ये मानते हैं स्ट्रक्चर है और इसके जो कण होते हैं गोले गोले पाए जाते हैं और दूर दूर पाए जाते हैं। क्यों दूर दूर पाए जाते हैं? क्योंकि इनमें कोई आकर्षण बल या फिर संसंजन नहीं होता है, इसलिए ये दूर दूर पाए जाते हैं। और इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार दोस्तों गोलाकार होता है। तो एकल कणी संरचना क्या होती है या फिर समान कणी संरचना क्या होती है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं।
अब दोस्तों ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है सिंगल ग्रेनेड स्ट्रक्चर। अब हम दोस्तों दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा क्या है? मधुमक्खी संरचना। दूसरा हमारा क्या है? मधुमक्खी संरचना है, और इसको हम समझते हैं मधुमक्खी संरचना। तो हेडिंग जो होगी हमारी मधुमक्खी संरचना। मान लीजिए हिंदी वाला नाम चेंज हो सकता है, मगर इंग्लिश वाला नाम नहीं चेंज होता है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। हनीकॉम्ड स्ट्रक्चर। समझते हैं ये क्या होता है? तो इस प्रकार की संरचना मधुमक्खी इस प्रकार के संरचना मधुमक्खी छत्तों के समान होती है। इस प्रकार के संरचना में संसंजन बल पाया जाता है। मतलब एक दूसरे से चिपके होते हैं। यह संरचना महीन मृदा में पाया जाता है। यह संरचना महीन मृदा में पाया जाता है। यह संरचना कैसे पाया जाता है? महीन मृदा में पाया जाता है। इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हमारा दोस्तों कोई स्ट्रक्चर है, किसका? सॉइल का। और इसका हमारा मधुमक्खी छत्ता कैसा होता है? एक दूसरे से चिपके होते हैं मधुमक्खी के छत्ते, क्योंकि इसमें संसंजन गुण पाया जाता है, इसलिए एक दूसरे से चिपके होंगे। और आप मधुमक्खी छत्ता आप देखे होंगे कि कैसा होता है। तो ये है हमारा मधुमक्खी का छत्ता। ऐसी ही संरचना पाई जाती है। और दोस्तों ये जो संरचना होती है महीन मृदा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? महीन मृदा में पाया जाता है। यह संरचना महीन मृदा में पाया जाता है। आप दोस्तों जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसे ही होता है, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना हमारी मधुमक्खी संरचना कहलाती है। तो दो हमने सीख लिया। पहले देखा एकल कड़ी संरचना और दूसरा मधुमक्खी संरचना। अब दोस्तों तीसरा देखेंगे गुच्छेदार संरचना। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा है, जो हम संरचना पढ़ रहे हैं, तीसरा हमारा है गुच्छेदार संरचना। क्या है गुच्छेदार संरचना? इंग्लिश में कहे तो फ्लूकुलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको समझते हैं कि ये गुच्छेदार संरचना क्या होती है। यह संरचना उन मृदाओं में पाया जाता है जिसके कणों का व्यास 0.5 माइक्रोन से कम होता है।
यह संरचना उन मृदाओं में पाया जाता है जिनमें क्या होता है, जिसके कणों का व्यास 0.5 माइक्रोन से कम होता है। इनकी महीनता के कारण ही इनमें ससंजन पाया जाता है। इनमें ससंजन पाया जाता है। इनकी महीनता के कारण इनमें ससंजन पाया जाता है। ससंजन के कारण ही मृदा के कण परस्पर आकर्षित होकर एक दूसरे से चिपक कर गुच्छा बनाते हैं। इस कारण इनका आकार बड़ा होता है। इनमें क्या होता है, ससंजन गुण पाया जाता है जिससे ये गुच्छा बना लेते हैं और इनका आकार बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, काली कपासी मिट्टी इसका अच्छा उदाहरण है। इंग्लिश में कहें तो ब्लैक कॉटन सॉइल। तो दोस्तों ये हमारा तीनों संरचना हुआ। क्या हुआ, एकल कड़ी संरचना और मधुमक्खी संरचना और गुच्छेदार संरचना हुआ। अब इसका चित्र देख लेते हैं। ये क्या होता है, गुच्छेदार संरचनाएं बनाएगी, मतलब गुच्छे जैसा रहेगा। तो देखते हैं गुच्छा कैसे बनता है। ये गुच्छा हमारा ही हुआ, एक ये गुच्छा हुआ और फिर दूसरा हमारा ये गुच्छा हुआ, मतलब गुच्छे के रूप में रहेगी। ये कैसी संरचना होती है, ये हमारी गुच्छे के रूप में होती है और इनमें क्या होता है, आकर्षण गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसी के कारण ये गुच्छा जैसे बना लेती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों तीनों आपका जो संरचना होता है, एकल कड़ी और गुच्छेदार और मधुमक्खी संरचना समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो हमारा लेसन का आखिरी टॉपिक है और फिर हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो जाएगा, वो है सॉइल मैप ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मृदा मानचित्र। तो मेन जो हमारा है उसी को हम पढ़ेंगे, भारत का मृदा मानचित्र। हमारी अगली होर्डिंग होगी दोस्तों, भारत का मृदा मानचित्र। भारत का मृदा मानचित्र इंग्लिश में कहें तो सॉइल मैप ऑफ इंडिया। तो जो हमारी मानचित्र में मृदाएं ज़्यादा पाई जाती हैं उन्हीं को दर्शाया गया है और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम पहले पढ़ेंगे जड़ोल मृदाएं एलुवियल सॉइल, फिर दूसरा पढ़ेंगे काली कपासी मृदा और तीसरा पढ़ेंगे लाल मृदाएं और चौथा पढ़ेंगे रेगिस्तानी मृदाएं और पांचवा पढ़ेंगे पहाड़ी मृदाएं।
तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं जड़ोड़ मृदाएं, जो हमारे भारत के मानचित्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उगाईपन होता है फसलों की। तो हेडिंग डालेंगे, पहला है जड़ोड़ मृदाएं। पहला क्या है? जड़ोड़ मृदाएं। इसको कहते हैं एलुवियल सॉइल्स, एलुवियल सॉइल्स कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं ये हमारा क्या होता है। तो यह गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के तटीय इलाकों में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के तटीय इलाके मतलब किनारे में पाई जाती है। यह मृदा कृषि योग्य भूमि है, मतलब इस पर कृषि की जाती है, क्योंकि कृषि भूमि है, क्योंकि इनमें अत्यधिक खनिज उपस्थित होता है, अधिक खनिज उपस्थित होता है, खनिज उपस्थित होती है। इसकी परत 100 मीटर तक होती है। कितने मीटर तक? 100 मीटर तक होती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये आपको जो प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पाया जाता है। इसको आपको नाम रखना है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे दोस्तों काली कपासी मृदा। ये भी ज़्यादातर मानचित्र में पाए मतलब ज़्यादा भागों में पाई जाती है। तो दूसरा हमारा क्या है? काली कपासी मृदा। इंग्लिश में कहें तो ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको देखते हैं ये क्या होती है और कहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति लावा निर्मित बेसाल्ट सेल मतलब चट्टान के रासायनिक विघटन से हुई है।
से हुई है। जल में मिलने पर, जल में मिलने पर मृत्तिका जैसी मुलायम हो जाती है। मृत्तिका मतलब क्ले, वह जो तालाब में पाई जाती है उसके जैसे हो जाती है। कब? जब इसमें जल मिल जाता है। किंतु सूखने पर कठोर होकर दरारें पैदा कर देती है। इसे रेगड़ बांगर भी कहते हैं। क्या? ये इम्पोर्टेंट है। इसे रेगड़, इंग्लिश में भी कहते हैं रेगड़ बांगर भी कहते हैं। रेगड़ बांगर भी कहते हैं। किसको? काली कपासी मृदा को। यह मिट्टी कपास के लिए उत्तम है। किसके लिए? कपास के लिए उत्तम है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये इनका जहाँ काली कपासी मृदा पाई जाती है। ये किसके लिए अत्यधिक फायदेमंद है? ये काली कपास के लिए अति उत्तम है। इसे क्या भी कहते हैं? इसे रेगड़ बांगर भी कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा है लाल मृदाएं। ये हमारा तीसरा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड सॉइल्स कहते हैं। तो समझते हैं कि रेड सॉइल्स क्या होता है, कहाँ पाई जाती है। इस मृदा में लोहा, कैल्शियम और एल्यूमीनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण इसका रंग लाल होता है। क्या क्या होता है? लाल होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके कारण हमारा क्या होता है?
ये हमारा लाल होता है। यह कम उपजाऊ होती, यह कम उपजाऊ होता है, यह कम उपजाऊ होता है। यह पश्चिम बंगाल, यह पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है लाल मृदाएं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती है। यह हमने तीन हमने पढ़ लिया मृदाएं। अब हम पढ़ेंगे दो और बाकी है, रेगिस्तानी मृदाएं, डिजर्ट सॉइल, और पहाड़ी मृदाएं। तो हेडिंग होगी दोस्तों हमारी अगली रेगिस्तानी मृदाएं। रेगिस्तानी मृदाएं हमारी हेडिंग होगी, इंग्लिश में कहें तो डिजर्ट सॉइल्स, डिजर्ट सॉइल। रेगिस्तानी मृदा राजस्थान में पाई जाती, कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर, किससे? बलुआ पत्थर से होता है। जो हमारा रेगिस्तानी मृदाएं होती किससे मिलकर बना होता है? बलुआ पत्थर से मिलकर बना होता है या फिर निर्माण होता है। यह फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, यह फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका रंग पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। या इसमें हमारी फसल नहीं होती, इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो हमने ये चौथा रेगिस्तानी मृदाएं पढ़ा। पांचवा पढ़ेंगे और आखिरी हमारा रहेगा पहाड़ी मृदाएं। पहाड़ी मृदाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिल सॉइल। तो समझते हैं ये हमारा ये क्या होता है। यह मृदा हिमालय के घाटियों में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? हिमालय की घाटियों में पाया जाता है। इन्हें वनी मृदा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वनी मृदा भी कहते हैं। इसमें फास्फोरस, पोटास, चूना की कमी होती है।
यह मृदा हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। इन्हें वनी मृदा भी कहते हैं। किनको? पहाड़ी मृदाओं को वनी मृदा भी कहते हैं। इसमें फास्फोरस, पोटाश, चूना की कमी होती है। यह मृदा नाशपाती के लिए उपयुक्त है। यह कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। कहाँ तक? यह मृदा हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। इन्हें वनी मृदा भी कहते हैं। इसमें फास्फोरस, पोटाश, चूना की कमी होती है। यह मृदा नाशपाती के लिए उपयुक्त है। यह कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। तो हमने दोस्तों जो सॉइल मैप ऑफ इंडिया था इसको हमने पढ़ लिया, और यह हमारा आखिरी टॉपिक था लेसन नंबर 1 का। इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर एक इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।